Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question about Kamala Das, and that is imagery and symbolism, and the next form is diction and imagery. Her ability to use simple words and also tough and ostentatious words. तो ये क्वेश्चन की फॉर्म्स हैं, एंड बिफोर दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट द फेमिनिन सेंसिबिलिटी दैट यू कैन वॉच, तो वो हम कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये है कि कमला दास ने किस तरह से इमेजरी और सिंबोलिज्म अपने पोइम्स में यूज़ किए हैं. कमला दास ने किस तरह के डिक्शन मीन्स वर्ड्स को अपने पोइम्स में यूज़ किए हैं, उसके बारे में है. कमला दास इज़ अ हाईली कॉन्शियस राइटर. Her poetry makes delightful reading because of her use of excellent technical devices of imagery and symbolism to convey her emotions. कमला दास जो है कॉन्शियस राइटर हैं, और जो उनकी पोइट्री को सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल क्या चीज़ बनाती है कि जो उन्होंने इमेजरी और सिम्बोलिज्म का जो एक्सलेंट यूज़ किया है, तो उससे उनकी पोइट्री जो है रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाती है जो उसे पढ़ते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ हाउसनन, imagery here, this is the quotation line, imagery here is poetic gold, it here is radiant beauty to be moved. Imagery tends to serve twin purposes together, that of ornamentation and that of arousing aesthetic pleasure in the reader. तो इमेजरी जो है वो दो पर्पसेस को पूरा करती है एक साथ. कौन कौन सा? एक तो ऑर्नामेंटेशन का, ऑर्नामेंटेशन मीन्स किसी चीज़ को सजाना, और दूसरा एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटी से रिलेटेड. तो दूसरा एस्थेटिक प्लेजर, रीडर्स के अंदर एक एस्थेटिक प्लेजर लेके आना. तो ये दो पर्पसेस जो है इमेजरी पूरा करती है. एन इमेज इनेबल्स अ पोइट टू कन्वे हिज एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स और मिस्टिकल लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर्स, इन अ कंक्रीट फॉर्म. जो इमेजेस हैं वो क्या कन्वे करती हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को, पोइट के जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं और इसके जो मिस्टिकल डिज़ायर्स हैं, उनको एक कंक्रीट फॉर्म देती है. इट इवोक्स अ पिक्चर, अ कंक्रीट आइडिया और शेप अबाउट द राइटर्स फीलिंग्स. तो ये क्या करती हैं इमेजेस? इससे जो है एक ऐसा पिक्चर हमें मिलता है, एक इट इवोक्स अ पिक्चर, अ कंक्रीट आइडिया. ये एक ऐसा कंक्रीट आइडिया और एक शेप हमें मतलब मिलता है किसके बारे में? राइटर की फीलिंग्स के बारे में. इन हर पोइट्री कमला दास यूजेस वर्ड्स इमेजिनेटिवली सो दैट दे आर एडिक्वेट टू एक्सप्रेस हर इमोशंस. तो कमला दास ने ऐसे वर्ड्स इमेजिनेटिवली, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से एडिक्वेट हैं, सही हैं. समटाइम्स अ पावरफुल वर्बल ड्रामा इज इनेक्टेड. कई बार तो एक पावरफुल वर्बल ड्रामा इनेक्ट हो जाता है थ्रू हर यूज़ ऑफ इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स. किसकी वजह से? जो वो इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स को यूज़ करती है, जो भी इमोशनल वर्ड्स को जो यूज़ करती है, उससे हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक वर्बल ड्रामा क्रिएट हो जाता है. हर यूज़ ऑफ इमेजरी इज़ ऑलवेज फंक्शनल. उसका जो इमेजरी का यूज़ है वो फंक्शनल है, नेवर मियरली डेकोरेटिव. सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, वो फंक्शनल है. एंड is drawn from the familiar and commonplace. Often her images are symbolic and thus they increase the expressive range of her language. तो उसके जो वर्ड्स हैं वो सिंपल, वो फेमिलियर होते हैं, कॉमन प्लेसेस से लिए होते हैं, और ये जो इमेजेस और जो सिंबल्स हैं वो उसकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना देते हैं. क्या इंक्रीज़ करते हैं? उसकी लैंग्वेज की एक्सप्रेसिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं. Kamala Das deserves high praise for her choice of words and also for combining those words in phrases as also to build up clauses, lines and sentences. She is able to use simple and plain words and also tough and ostentatious words according to the requirements of the poem. जो कमला दास है वो हाई प्रेज डिज़र्व करती है. किसके लिए डिज़र्व करती है हाई प्रेज? अपने वर्ड्स के यूज़ के लिए, अपने वर्ड्स के फ्रेज के यूज़ के लिए, क्लोजेस, लाइन्स, सेंटेंसेस, ये जो वो यूज़ करती है उसके लिए. एंड वो क्या यूज़ करती है? वो सिंपल और प्लेन वर्ड्स को भी यूज़ करती है, टफ एंड ऑस्टेंटेशियस वर्ड्स को भी, दिखावटी वर्ड्स को भी वो
यूज़ करती हैं जितनी की पोएम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अपनी पोएम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो वर्ड्स को यूज़ करती हैं। वन ऑफ द डोमिनेंट इमेज इन हर पोइट्री इज़ दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उनकी पोइट्री में जो डोमिनेंट इमेज जो है वो तो ह्यूमन बॉडी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। शी सेलिब्रेट्स इट लाइक द अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन। तो ह्यूमन बॉडी को वैसे ही सेलिब्रेट करती है जैसे कि वॉल्ट विटमैन ने किया था। एंड रिगार्ड्स इट एज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू द ह्यूमन रेस। और वो ह्यूमन बॉडी को क्या बोलती है? ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू द ह्यूमन रेस को एक गॉड का ये गिफ्ट है। इट इज़ ऑफन व्यूड इन टू आस्पेक्ट्स, मेल एंड फीमेल। वाइल द मेल बॉडी इज़ अ सोर्स ऑफ करप्शन एंड एक्सप्लोटेशन। मेल बॉडी तो क्या है? सोर्स ऑफ करप्शन है, एक्सप्लोटेशन है। द फीमेल बॉडी इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी एंड चेस्टिटी, मिस यूज टू द मैक्सिमम। जो फीमेल बॉडी है वो स्टोर है किस चीज़ का? ब्यूटी एंड चेस्टिटी का। चेस्टिटी मीन्स पायसनेस, पवित्रता। एंड मिस यूज़ होता है एट द मैक्सिमम लेवल पर उसका मिस यूज़ होता है। डोंट गो विद द राइटिंग बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड नोट्स बट द कंटेंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। इन द फ्रीक, दिस इज द पोएम, द मेल anatomy furnishes, मेल anatomy मीन्स तो मेल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, furnishes her with image of horror and ugliness. Here she compares her husband's mouth to dark cavern. Cavern means एक गुफा. To dark cavern in which the cheek is sun-stained and the teeth are gleaming and uneven. जिसमें cheek जो है वो sun-stained है, मतलब धूप से शाइन कर रहे हैं, और जो टीथ हैं वो अनइवन मीन्स एक जैसे नहीं हैं और वो चमक रहे हैं, ग्लीमिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। दिस इज द कोटेशन लाइन। ही टेक्स, ये पोइम की लाइन्स है। ही टेक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक टू मी, हिज माउथ अ डार्क कैवर्न वेयर stalactites of uneven teeth gleam, his right hand on my knee. But even apart from these lines, some excellent phrases and lines have also been offered to us here in this poem. इन लाइन्स के अलावा कुछ और भी लाइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं इस पोएम में। हर रिजेक्शन ऑफ द फीमेल बॉडी इज सिंबॉलिक ऑफ हर रिवोल्ट अगेंस्ट द मेल ईगो एंड द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। तो उसका जो रिजेक्शन है फीमेल बॉडी का वो सिंबॉलिक है किस चीज़ का? मेल ईगो का। और एक रिवोल्ट, ये एक रिवोल्ट है किसके अगेंस्ट? मेल ईगो का और मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड के अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट है कि उसने फीमेल बॉडी को रिजेक्ट किया है। इन द लुकिंग ग्लास इज अ पोइम। शी इज़ ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द डिजीज एंड डीके विच ह्यूमन फ्लैश इज एयर मीन्स रिस्पॉन्सिबल टू, एंड हर अवेयरनेस ऑल्सो कलर्स हर इमेजरी। तो इसमें वो उसने क्या किया है? शी इज़ ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द डिजीज़ एंड डीके मीन्स किसी चीज़ का पतन होना। ऑफ विच ह्यूमन फ्लैश इज़, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन फ्लैश। टू, एंड हर अवेयरनेस ऑल्सो कलर्स हर इमेजरी। और इस बात के लिए जो उसकी अवेयरनेस है वो भी उसकी इमेजरी को कलरफुल करती है। इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम शी सेज, इसी पोइम के जो लाइन्स है ये लुकिंग ग्लास की। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स मीन्स बॉडी पार्ट, हिज आइज रेटनिंग अंडर शावर, द स्काई वॉक अक्रॉस द बोथ रूम फ्लोर ड्रॉपिंग टॉवल्स। In the same poem, Kamala Das speaks of women's endless female hunger and tells the women that is easy to get a man to love, but that living without him afterwards would be very difficult because it would be a living without life. तो वो क्या कहती हैं इसमें? वो फीमेल की हंगर को एक्सप्रेस करती है, फीमेल की एंडलेस हंगर को वो
एक्सप्रेस करती है और वो कहती है इट इज़ ईजी टू गेट अ मैन टू मेक लव बट आफ्टरवर्ड्स लिविंग विदाउट हिम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जब वो नहीं होता, उसका लवर नहीं होता तो उसके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इन द लास्ट लाइन शी सेज दैट द बॉडी विच वंस हैड ग्लीम्ड लाइक burnished brass has now become drab means नीरसा एंड destitute, एकदम से जिसकी कोई केयर नहीं हो, किसी चीज़ को पूरी तरह से निगलेक्ट करना। तो अब उसकी बॉडी जो पहले कभी बर्निश्ड ब्रास जैसी थी वो बाद में एकदम से ड्रैब और निगलेक्टेड सी हो जाती हैं। हर as for imagery in her poems, most striking and most predominant is the imagery of sex, love, lust and want of love। तो ये उसके डोमिनेंट थीम हैं, ये हमें पता है। दिस इमेजरी इज़ बेस्ड ऑन कमला दास एक्चुअल एक्सपीरियंस इन लाइफ। और ये जिन भी चीज़ों के बारे में कमला दास ने लिखा है, लव, सेक्स, लस्ट जो भी है, वो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं लाइफ के। इन द पोएम द सनशाइन कैट she speaks of her husband as a selfish and cowardly man who has a ruthless means cruel, watcher of her sexual act with other men. She also gives us the picture of herself clinging to the hairy chest of other men। तो इस तरह की वो एक पिक्चर देती है हमें, अपने वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर हमें देती है कि she herself clinging to the chest of other men। Of cynics she turned to clinging to their chest where now hair sprouted like great winged mouth। This is poetic line। We have a most vivid image when she says about herself being reduced to a half dead woman, no longer of any use of man wanting sexual pleasure। तो ये एक और हमें इमेजरी मिलती है, एक विविड इमेज हमें मिलती है जब वो ये लाइंस हमारे सामने रखती हैं। दैट कौन सी लाइन है? दैट शी सेज अबाउट हर सेल्फ बींग रिड्यूस्ड, इतना ज़्यादा उसे थका दिया गया, इतना उसको, यहाँ रिड्यूस का हम थकाने से ले लेंगे, वैसे तो उसका होता है कम करने से होता है, तो यहाँ होगा थकाने से लेके। that she is no longer of any use of a man who wants sexual relations। Next to the imagery of love and sex in the imagery of the sights which she had witnessed in her grandmother's house and in Malabar where she was born and where she had spent her childhood after। तो नेक्स्ट इमेजेस हमें क्या और क्या मिलती हैं जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में रहती हैं और वो उस टाइम की जब वो मालाबार में होती है तो किस तरह की है। शी हैड स्पेंड हर चाइल्डहुड, वहाँ उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ द हाउस हैड बिकम अ साइलेंट प्लेस वेयर स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स विच शी वॉज देन टू यंग टू रीड। तो अब क्या हो गया ग्रैंड मदर की डेथ के बाद, जहाँ उसकी बुक्स रखी जाती थी, जहाँ की वो जब वो पढ़ा करती थी उन बुक्स को, उस टाइम पे वहाँ जो उसकी बुक्स थी अब उन पे क्या हो रहे हैं, स्नेक्स मूव कर रहे हैं। द हाउस विड्रो इनटू अ साइलेंट, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। तो ये पोएम की लाइन है, इसी पोएम की लाइन है। तो वो याद कर रही है, हमारे सामने एक इमेज रख रही है अपने ग्रैंड मदर के हाउस की जब वो छोटी होती थी उस टाइम की। दिस लाइन शोज दैट कमला दास फेल्ट दैट हर ब्लड वॉज नो लॉन्गर वॉर्म, अब उसका ब्लड जो वॉर्म नहीं रहा, बट दैट इट हैड बिकम कोल्ड एज मून। द ब्लड टर्निंग कोल्ड इंडिकेट्स द पोइट्स रिएक्शन टू द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ये जो लाइन वो बोल रही है ये किसके लिए रिएक्ट कर रही है, अपने ग्रैंड मदर की डेथ के लिए वो रिएक्ट कर रही है कि अब उसका ब्लड जो है वार्म नहीं है, इट टर्न्ड इन कोल्ड, ठंडा हो गया है। इन द पोएम एंटाइटल्ड
a hot noon in Malabar, we get a whole catalog of the catalog means pictures ही होता है of the sights which कमला दास had behold when she used to live there. अब ये मालाबार की पिक्चर हमारे सामने रखती हैं इस पोइम में. A known for man who come from hills with parrots in a case and fortune cards all stained with time for brown kurwa girl with old eyes. Kurwa girl. Almost each line in this poem is a picture man coming from hills with parrots in a case and fortune cards, brown kurwa girls with old eyes, bangle sellers spreading with red and green and blue bangles ऑन द फ्लोर्स एंड सो ऑन. तो ये सारी पिक्चर्स वो हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं इस पोएम में. तो ये भी उसके चाइल्डहुड डेज के टाइम है. सम सेक्स इमेजरी अकर्स इन द पोएम एंटाइटल्ड द इन्विटेशन. इसमें फिर उसने सेक्स इमेजरी को प्रेजेंट किया है. द बेड 6 feet long and 2 feet wide becomes a paradise to the lovers who lie there to make love to each other. The woman imagines herself perish means die in the sea and stretching her limbs on the cool sands while resting her head on the flowers growing at the bottom of the sea. उसमें क्या प्रेजेंट कौन सी पिक्चर प्रेजेंट करती है इन वर्ड्स के थ्रू कि वो सी में एकदम से अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहती हैं. पेरिश में मर जाना चाहती है सी में डूब के. और उसके बॉटम पर जाके जो सी में जो फ्लावर्स उगे हुए हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं वहाँ पर अपना हेड रख के और उसके जो बॉटम पर अपनी बॉडी को वो स्ट्रेच करके रेस्ट करना चाहती हैं. द सी इमेज रीअकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली. जो सी इमेज है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रीअकर होती हैं. एंड acquires symbolic significance. The sea for her a place to retreat both from the ravage means destruction of the boastful male and the scorching sun. जो सी पिक्चर है जो सी है वो एक ऐसा प्लेस है जो उसे रिट्रीट करता है पीछे ले जाता है मतलब उस चीज़ से हटा देता है. किस चीज़ से हटाता है? ये जो डिस्ट्रक्शन है एक बोस्टफुल मेल का एक मेल के बोस्टफुल डिस्ट्रक्शन से और स्क्रोचिंग सन से. जो सन है वो जो उसको बॉडी को स्क्रोच कर रहा है उससे. द डिज़ायर टू मर्ज विद द ग्रेट ब्लू सी इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ हर डिज़ायर फॉर यूनियन विद द राइट मैन थ्रू whom she can achieve emotional fulfillment. जो ये कहती है कि वो सी में जो है एकदम डूब जाना चाहती हैं तो वो क्या प्रेजेंट करती है वो ये दिखाना चाहती है दैट शी वांट्स अ राइट मैन इन हर लाइफ जो कि उसके इमोशंस को पूरा करे. वो एक ऐसा आदमी अपने लाइफ में चाहती हैं जो उसके इमोशनली जो इसके इमोशंस को समझ सके. In the invitation, the poetess ultimately decides to merge with sea. The sea also symbolizes a place to retreat from barren, lustful relationship as well as the cosmic home. Cosmic home is ये जो संसार है ये जो वर्ल्ड है. Another recurrent image in her poetry is that of the window. It is a place to view and review the past as well as present. तो ये इसमें क्या देती है वो पिक्चर पास्ट और प्रेजेंट को एज वेल एज मतलब पास्ट और प्रेजेंट को वो एक साथ देख सकती हैं. तो ऐसी एक पिक्चर इसमें मिलती है हमें. कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने छोड़ दी. द इमेजरी ऑफ द विंडो प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स. तो इस लाइन्स में इमेजरी विंडो है. टू पीप पीप मीन्स देखना. टू पीप थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर. In short, the use of extensive imagery and symbolism has given a new significance and meaning to her poetry. As Rahman says, the image shows her awareness of the intimate human details. They also express adequately her abiding love for the human body, as also her aversion to it. Indeed, images are
her themes as well as the mode of expression. Images उसकी theme है, mode of expression है. Her passion and impact certain depth to her feelings. तो ये क्या है? Her passion and impact, उसकी जो डेप्थ फीलिंग है, उसके लिए जो उसका पैशन है वो इससे हमें मिलता है. वो उसकी फीलिंग्स, मतलब जो भी इमेजेस और सिम्बोलिज्म उसने जो यूज़ किए हैं वो सिर्फ अपनी डेप्थ फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए हैं. So this is complete, and if you like this, then press the button like and subscribe. Thank you.